हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मैं नाम है सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का हमारे सुमित राणा एकेडमी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग क्लास 8 पास करके आ गए हैं और क्लास 9th में आए हो। क्लास 9th में आप लोगों का एक कॉमन सब्जेक्ट है साइंस, और साइंस में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ना रहता है। फिजिक्स केमिस्ट्री तो आप लोग कर ले जाते हैं, कहीं ना कहीं से पढ़ लेते हैं, लेकिन बायोलॉजी का बड़ा लैक हो जाता है। बायोलॉजी आप लोगों को उतना अच्छा नहीं पढ़ा पाते हैं। अब डेफिनेटली आप लोग एक टीचर के पास जाकर के पढ़ते हैं, वहां पर वो जो आपके सर हैं वो आपको फिजिक्स के हैं या केमिस्ट्री के हैं, तो वो फिजिक्स और केमिस्ट्री तो चला ले जाते हैं, लेकिन बायो में आप लोगों को लास्ट में टिक लगा देते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ था, लास्ट में टिक लगवा देते हैं कि इतना याद कर लो, ये यहां से आ जाएगा। तो उन्हीं सब बच्चों के लिए यहां पर क्लास 9th की बायोलॉजी की क्लासेस स्पेशली हम यहां पर लेकर के आए हैं आप सभी लोगों के लिए। और क्लास 9th में जितने भी चैप्टर हमारे बायोलॉजी के हैं, लाइक पहला चैप्टर तो हमारा यहां पर सेल है, ठीक है। पहला चैप्टर हमारा कौन सा है? कोशिका है, सेल है। और इस कोशिका के अंतर्गत जो हमारा पहला टॉपिक हम लोगों ने यहां पर लिया है वो है इंट्रोडक्शन एंड डिस्कवरी ऑफ सेल, ठीक है। यानी कि कोशिका का परिचय दीजिए और उसका जो डिस्कवरी हुआ है वो किस तरीके से हुआ है, राइट। ये हमारा पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर हमारा है सेल, कोशिका। कोशिका से रिलेटेड जितने भी टॉपिक आपके बनेंगे वो सारे के सारे हम यहाँ पर लेक्चर्स को आप लोगों के बीच में लेकर के आएंगे। बस आप लोगों को क्या करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, जिससे जो भी वीडियो लेक्चर क्लास 9 से आएगी बच्चों आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल के ही जो है ना, जब उसको ऑन करेंगे होम पेज पे, तो वहां पर एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा। जब प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट पूरी क्लास 9 की वहां पर आपको दिखाई पड़ेगी, ठीक है। और क्लास 9 का जो प्लेलिस्ट होगा उसमें चैप्टर वाइज चैप्टर आपको सारे टॉपिक आपके बायोलॉजी से रिलेटेड मिल जाएंगे। और रही बात इनके पीडीएफ की या इस लेक्चर नोट की, तो इस लेक्चर के जो नोट्स हैं वो आपके हम लोग प्रोवाइड करते हैं टेलीग्राम ग्रुप में। तो आप लोग बच्चों क्या है, अपने फोन में या मम्मी के फोन में, पापा के फोन में टेलीग्राम को लोड कर लो, और उस टेलीग्राम के अंदर आप सर्च कीजिएगा सुमित राणा एकेडमिक क्लासेस, ठीक है। या इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे और आप डायरेक्ट हमारे क्लास 9 to 12 वाले बैच में जो वहां पर चैनल बना हुआ है टेलीग्राम पे उसमें जुड़ जाएंगे। तो जितना भी नोट्स यहाँ पर आपको क्लास 9 से रिलेटेड रहेगा, चाहे वो बायो का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, ये भी मैं क्लासेस आगे लेकर के आने वाला हूँ आप लोगों के लिए विद फैकल्टी। स्पेशली मैं बायो पढ़ाऊंगा यहाँ पर आप लोगों को, ठीक है। तो वहां पर आप लोग जो है ना सारे लेक्चर नोट्स को पालेंगे। चलो बच्चों, बिना टाइम गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का बायोलॉजी का क्लास। और इस बायोलॉजी के क्लास में हम लोग यहां पर इंट्रोडक्शन एंड डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे आज की इस क्लास में। और ये पहला चैप्टर हमारा है कोशिका, सेल। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिए इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, कोशिका का परिचय, ठीक है। क्या है कोशिका का परिचय, हमको ये समझना है। क्लास 11th में भी आपको सेल को पढ़ना है, लेकिन वहां पर थोड़ा सा और डिटेल में इसको पढ़ना है। और इवन जब आप बीएससी में आएंगे तो वहां पर भी आपको सेल के बारे में पढ़ना है। तो 11th एंड 12th के बाद में जब बीएससी का ग्रेजुएशन करने जाते हैं बच्चे, तो वहां पर भी सारे टॉपिक रहते हैं। तो क्लास 9 से लेकर के ग्रेजुएशन तक आपको वही सब पढ़ना रहता है बच्चा, वही सब पढ़ना रहता है, लेकिन थोड़ा डिटेल रहता है। अब क्लास 9th में आपको जो सेल के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है वो छोटी सी है, 11th में डिस्क्रिप्टेड फॉर्म में है, बीएससी में आएंगे तो और भी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में मिलेगा आपको, सेल से रिलेटेड, है ना। तो सेल का इंट्रोडक्शन अगर हम लोग देखें, कोशिका क्या है, कोशिका क्या है, सबसे पहली बात यहां पर आती कि कोशिका है क्या। तो कोशिका जो है देखिए लिखा हुआ है, ये एक प्रकार की संरचनात्मक, कार्यात्मक और आनुवंशिकी की इकाई होती है। देखिए पहला पॉइंट लिखा हुआ है। अच्छा, जो हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं तो वो तो कतई ना घबराएं, मैं यहाँ पर इंग्लिश में नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं दोनों बच्चों को यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं हिंदी में भी आपको बताऊंगा और इंग्लिश में भी आपको नोट्स यहाँ पर मिल रहे होंगे, ठीक है। तो इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एंड जेनेटिकल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका शरीर की या जीवन की संरचनात्मक, क्रियात्मक और आनुवांशिक इकाई होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, इट इज मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म सराउंडेड बाय सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। ये कोशिका जो होती है ये एक प्रकार का क्या होती, एक प्रकार की क्या होती है, प्रोटोप्लाज्म का मास होता है। यानी कि जीव द्रव्य का ये क्या होता है, मास होता है, जो कि कोशिका झिल्ली के द्वारा, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा
सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा चारों तरफ से घिरी रहती है। जैसे मान लो सेल का ये स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म है और इसके सेंटर में ये न्यूक्लियस है, और इसका जो प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है ये चारों तरफ किससे घिरा होता है बच्चा? इस तरीके से मेम्ब्रेन से घिरा होता है, और इस मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो हमारी सेलेक्टिवली परमेबल होती है। सेलेक्टिवली परमेबल कहने का मतलब समझते हो? परमेबिलिटी का मतलब समझते हो? परमेबल, पारगम्यता इसको हिंदी में कहते हैं। देखिए परमेबल कहने का मतलब होता है कि कोशिका के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ ही होंगे जो इंटर करेंगे, ठीक है, कुछ ऐसे पदार्थ होंगे जो इंटर करेंगे, और कोशिका के बाहर भी कुछ ऐसे पदार्थ होंगे जो एग्जिट करेंगे। ऐसा नहीं कि हर कोई जो है ना पदार्थ या हर कोई मटेरियल जो है वो सेल के अंदर आ जाएगा। भाई आप लोग अगर दैनिक जीवन से उदाहरण लें तो आपके घर में सिर्फ आप ही जा सकते हो। सुबह अगर आप कॉलेज या स्कूल जाते हैं, स्कूल से वापसी लेते समय आप 1, 1:30, 2 बज जाता है, फिर आप लोग जो है ना घर में अपने आप बिना नॉक करे, या अगर बंद है दरवाजा तो खटका करके सीधे अंदर चले तो बस्ता फेंक तो आराम से लेट जाते हो। थोड़ी देर बाद आपको कोचिंग जाना रहता है ना। लेकिन क्या आप किसी दूसरे के घर में इस तरीके से जाते हैं? दिमाग लगाओ। किसी फ्रेंड के घर अगर आपको जाना है, बहुत बढ़िया फ्रेंड है आपका, घनिष्ठ मित्रता है, तब तो चलो ठीक है, वो भी आपका घर जैसा ही है। लेकिन अगर मान लो नया नया फ्रेंड बना है, या फ्रेंड के घर जा रहे हैं, जो आपका दोस्त है उसके घर आप जा रहे हैं, उसके दोस्त के घर जा रहे हैं, तो क्या वहां पर भी ऐसे रहते हैं? हम गए बस्ता फेंक दिया ऐसे एकदम घुस गए? नहीं, हम पहले नॉक करते हैं, फिर बैठक में बैठते हैं, वो लोग बैठक में बिठाते हैं, अंदर नहीं जाते हैं, अंदर वाले रूम में नहीं निकल जाओगे। तो वैसा ही सेल है। सेल के अंदर कुछ ही ऐसे पदार्थ होंगे जो डायरेक्ट इंटर कर जाएंगे, और कुछ ऐसे पदार्थ होंगे जो आकर के सेल के बाहर खड़े हैं और वो कह रहे हैं भैया देखो हम हैं, पहचानो, हमको अंदर आने दो। और अगर आप उसको पहचान लेते हैं, अगर मान लो किसी के घर आप जा रहे हो और वो अनजान घर है, तो वहां पर आपको डायरेक्ट अंदर नहीं लेता, वो आपसे तहकीकात करेगा, पूछेगा भाई पापा का क्या नाम है, आपके कहाँ से आए, क्या काम है आपको, किससे मिलना है। तब वो आकर जब आपको पूरा उसका इंफॉर्मेशन जब उसको मिल जाता है कि हाँ ठीक है भैया ने कहा था या मेरे बच्चे ने कहा था आने के लिए, तो आप आ गए हैं, तो आप यहाँ खड़े रहिए गेट पे ही, या आकर के अंदर बैठ जाओ बैठक में ना। लेकिन उसका हम यूज नहीं करते हैं, है ना। उसका यूज कहने का मतलब क्या है कि हम उसको वहीं पर ले जा करके खाना पीना या जो भी है ना पानी वानी पूछ लेते हैं, दे देते हैं, लेकिन घर में नहीं ले जाते, राइट। इसी तरीके से सेल है। तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो कुछ ही पदार्थों को सेलेक्ट करके अपने अंदर लेकर के आती है, इसीलिए इसके चारों तरफ एक ऐसी मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको हम लोग सेलेक्टिव परमेबल कहते हैं, दैट मीन्स सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली कहते हैं। अब देखिए कोशिका विज्ञान क्या है ना, साइटोलॉजी, या हम इसकी बात करें सेलुलोलॉजी की। तो साइटोलॉजी या सेलुलोलॉजी क्या है, कोशिका विज्ञान क्या है? तो देखिए ग्रीक भाषा में साइटोलॉजी को साइटोस से लिया गया है, साइटो को साइटोस से लिया गया है। ग्रीक भाषा में यूनानी शब्द में साइटो को साइटोस से लिया गया है, और साइटोस का एक्चुअल मीनिंग होता है कोशिका, सेल। साइटोस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? सेल। और लोजी का जो मीनिंग लिया गया है वो लोगस से लिया गया है। किससे लिया गया बेटा? लोगस से। और लोगस का मतलब होता है स्टडी, ठीक है। तो सेल को हिंदी में हम कहते हैं कोशिका, और स्टडी को हिंदी में आप क्या कहते हैं? अध्ययन। दैट मीन्स स्टडी ऑफ सेल, दैट मीन्स कोशिका का अध्ययन, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग कोशिका और उनके कोशिकांगों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे साइटोलॉजी या सेलुलोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ है द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। इट इंक्लूड स्ट्रक्चर, इसके अंदर क्या क्या हम अध्ययन करते हैं भैया, है ना। साइटोलॉजी के अंदर क्या क्या आप अध्ययन करेंगे? तो कोशिका की संरचना के बारे में आप स्टडी करेंगे, उसके फंक्शन के बारे में, उसके कार्य के बारे में आप पढ़ेंगे, और सेल ऑर्गेनेल्स कोशिकांगों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ साइटोलॉजी। व्हाट? साइटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of structure, cell function and cell organelles are called cytology। समझ में आ रहा? कोशिका विज्ञान की वह शाखा होती है, कोशिका विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, या बायोलॉजी की साइंस की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग संरचनाओं, कोशिका के संरचना, कोशिका के कार्य और कोशिका के
अंगों के बारे में पढ़ते हैं, उनके कोशिकांगों के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम लोग कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी कहते हैं। यहां तक समझ में आया बेटा? बड़ा सिंपल लैंग्वेज में लेकर के चल रहा हूं आप लोगों के बीच में कि आपको समझ में आता रहे यार, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, द वर्ड सेल इज डेराइव्ड फ्रॉम द वर्ड सेलुला। तो कोशिका जो शब्द निर्मित हुआ है, सेल जो प्रोड्यूस हुआ है, वो किससे हुआ है? सेलुला से हुआ है। किससे हुआ है? सेलुला। और विच मीन्स हॉलो कैविटी। और सेलुला को जो एक्चुअल मीनिंग होता है उसको हम लोग हॉलो कैविटी कहते हैं, दैट मीन्स खोखली गुहा। इसे हम क्या कहते हैं? खोखली गुहा, हॉलो कैविटी, ठीक है। तो द वर्ड सेल इज डेराइव्ड फ्रॉम द वर्ड सेलुला, यानी कि जो कोशिका शब्द है वो सेलुला शब्द से निर्मित हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है हॉलो कैविटी, दैट मीन्स खोखली गुहा, ठीक है। चलिए अब एक प्रश्न उठता है, क्वेश्चन उठता है बच्चों के मन में, और बच्चों के मन में अगर ना उठे तो टीचर्स आपसे पूछते हैं कि भाई ये बताइए जीवित कौन है? हु इज लिविंग? इस पूरी पृथ्वी पर जीवित कौन है भैया, ये बताओ। इस पूरी पृथ्वी पर जीवित कौन है? जीवित कौन कौन है ये नहीं पूछ रहा, जीवित कौन है, हु इज लिविंग। तो देखिए जीवित कौन होते हैं? ऑल दोज ऑर्गेनिज्म, वे सभी ऑर्गेनिज्म अलाइव होते हैं, जीवित होते हैं, आर अलाइव ऑन दिस अर्थ, इस पूरी पृथ्वी पर वे सभी ऑर्गेनिज्म जीवित होते हैं, इन विच द एक्टिविटी, जिनके अंदर ये निम्नलिखित क्रियाएं होती हैं, जैसे ग्रोथ, उनके अंदर वृद्धि होती है, कॉमा रेस्पिरेशन, उनके अंदर श्वसन होता हो, है ना, कॉमा एक्सक्रीशन, उनमें उत्सर्जन पाया जाता हो, रिप्रोडक्शन, जनन, लोकोमोशन, गमन, सर्कुलेशन, परिसंचरण, ठीक है, आदि आर फाउंड, आदि क्रियाएं पाई जाती हैं, सो दे आर कॉल्ड लिविंग, इन्हीं को हम जीवित कहते हैं। भैया आप लिविंग और नॉन लिविंग में कैसे डिफरेंस करोगे? अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि आप ये बताएं कि आप जीवित में और मृत में क्या अंतर स्पष्ट करेंगे, कैसे बताएंगे कि ये जीवित हो और ये मृत है ना, क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। हम लोग तो छोटे बच्चे हैं, हम नहीं, मतलब आप लोग तो छोटे बच्चे हैं, आपका भी उतना दिमाग नहीं खुला, उतना नहीं समझ रहे, लेकिन हम फिर भी लॉजिक लेवल पर अगर देखें, लॉजिकली अगर आप ध्यान दें इस बात को, क्लास 9th के लेवल पर अगर आप देखें, समझें, हायर लेवल में आएंगे तब तो मैं आपको एक्सपर्ट बना ही दूंगा बायोलॉजी में, पूरी की पूरी बायोलॉजी आप ऐसे ही चुटकी बजा के आप लिख लिया करोगे, समझ जाओगे, है ना। लेकिन अभी आपको समझाना थोड़ा सा टफ है, बट आप अपना दिमाग लगाओ, विवेक लगाओ, बुद्धि लगाओ, क्या कि जीवित और मृत हम कैसे बताएंगे। देखो जीवित क्या है, जीवित हम सब हैं, है ना। यानी कि जीवित कैसे आप पता करेंगे, जीवित कैसे पता करेंगे? देखो जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ हो रहा होगा, ठीक है, ग्रोथ करने का मतलब वृद्धि, अगर वो बढ़ रहे हैं, जिनके अंदर श्वसन हो रहा होगा, श्वसन मतलब रेस्पिरेशन हो रहा होगा, रेस्पिरेशन मीनिंग इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये ब्रीथिंग मेथड होता है, लेकिन ये रेस्पिरेशन का टाइप है। रेस्पिरेशन 3 टाइप से होता है, एक तो ब्रीथिंग होता है उसमें, ठीक है, दूसरा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, एंड थर्ड प्रोसेस होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो एक तो ब्रीदिंग हो गया, ब्रीदिंग में क्या होगा, ये ब्रीदिंग होता है सेल का अंदर, सॉरी एयर का अंदर जाना और बाहर आना, क्या कहलाता है? ब्रीथिंग, ठीक है, श्वासोच्छ्वास इसको हिंदी में कहते हैं। और वहीं अगर हम लोग रेस्पिरेशन, ये एक टाइप है, तो रेस्पिरेशन हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि कोई व्यक्ति या कोई ऑर्गेनिज्म अगर सांस लेता है और छोड़ता है तो वो जीवित है। अगर उस ऑर्गेनिज्म के अंदर उत्सर्जन की क्रिया हो रही है तो वो जीवित है। अगर वो ऑर्गेनिज्म अपने जैसी संरचनाओं या अपने जैसी प्रतिलिपियों को बनाता है या अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करता है तो वो जीवित है। अगर वो ऑर्गेनिज्म एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो वो जीवित है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है तो वो जीवित है। दिल धड़कना, है ना, ये बात तय कर देती कि वो जीवित है। और कोई डेथ है, अगर कोई मरा हुआ है, तो ये सारी एक्टिविटी उस ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं पाई जाएंगी। ये सारी एक्टिविटी, जैसे कि हम लोग प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट जीवित होते हैं, लिविंग होते हैं भाई, क्योंकि उनमें आप ग्रोथ भी देख रहे होते हो। एक छोटा सा पौधा कितना बड़ा हो जाता है, तो ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है भाई, वृद्धि तो हो रही है। उनमें रेस्पिरेशन भी होता है, जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वैसे प्लांट्स भी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं।
तो कार्बन डाइऑक्साइड के बदले में वो हमको ऑक्सीजन दे रहे हैं, और हम प्लांट को ऑक्सीजन के बदले में कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। तो रेस्पिरेशन तो वो भी कर रहा है, उनके अंदर भी एक्सक्रीशन हो रहा है। प्लांट्स के अंदर आप देखते हैं कि जो छाल बन के आती है, पपड़ी नुमा संरचना जो बन जाती है प्लांट्स के ऊपर, वो उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। प्लांट्स भी तो रिप्रोडक्शन करते हैं, सीड का फॉर्मेशन कराते हैं, और वो सीड जर्मिनेट करके एक नया पौधा बना देता है। बट प्लांट्स के अंदर लोकोमोशन नहीं होता है, ये एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाता है प्लांट। लेकिन 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 प्लांट के अंदर मूवमेंट का प्रोसेस होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकोमोशन एंड मूवमेंट? आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि लोकोमोशन और मूवमेंट क्या है? अभी देखिए हम बात कर रहे थे डेड एंड लिविंग की, अब हम बात कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं किसको? लोकोमोशन और मूवमेंट को। देखिए लोकोमोशन कहने का मतलब होता है कि हर एक लोकोमोशन में मूवमेंट होता है। समझिए, हर एक मूवमेंट, हर एक लोकोमोशन मूवमेंट होता है, लेकिन हर एक मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट अराइज हुआ कैसे? देखिए हम यहां पर खड़े और यहां से हम यहां आ गए, तो हमने क्या किया? मूव ऑन किया, आगे बढ़ना। हम क्या किए? मूव ऑन, आगे बढ़े, ठीक है, या पीछे, मूव बैक, मूव ऑन, मूव बैक, आगे बढ़ रहे हैं, पीछे बढ़ रहे हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट की वजह से हाथ हिल लें, पैर हिल लें, ठीक है, सर हिल रहा है, बॉडी हिल रही है, तब जाकर के आप आगे बढ़ पा रहे हैं। तो मूवमेंट हुआ और बॉडी हमारा आगे बढ़ गया पैरों की सहायता से। लेकिन प्लांट के पास तो पैर होते नहीं है, लेकिन प्लांट की बॉडी में मूवमेंट होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। हवा चलती है, प्लांट के हिलता है ना इस तरीके से। तो प्लांट क्या कर रहा है? मूवमेंट कर रहा है, और फिर उसी स्थिरता में आ जाता है। प्लांट में मूवमेंट हुआ, लेकिन उस मूवमेंट के कारण प्लांट एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाता। जैसे आपके दोस्त के घर में कोई गुलाब का पौधा लगा हुआ है, वो आपके घर में स्वयं चल के नहीं आएगा कि चलो ठीक है, आज हम आपके यहाँ बहुत दिन से रह रहे हैं, हम आपके दोस्त के घर जा रहे हैं, उसके यहाँ भी थोड़ा सा महक को फैला करके आते हैं, है ना? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उनके अंदर मूवमेंट तो हो रहा है, बट लोकोमोशन नहीं करते। तो ये एक डिफरेंस होता है प्लांट और एनिमल में, ये एक मेजर डिफरेंस है इसका, ठीक? तो अगर ये सारी एक्टिविटी चाहे प्लांट के अंदर बंद हो जाए, चाहे एनिमल के अंदर बंद हो जाए, तो वो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाता है? डेड कर जाता है, मृत हो जाता है, उसको मृत घोषित कर देते हैं, जिसके अंदर ये सारी एक्टिविटी बंद हो जाती है, ठीक है। अब बात आती है कि इस पूरी पृथ्वी पर, इस पूरी पृथ्वी पर, इस पूरे अर्थ पर, इस पूरे यूनिवर्स की तो हम बात नहीं करेंगे, इस पूरे अर्थ की बात करेंगे। तो इस पूरे अर्थ पर जीवित कौन कौन है? हु और लिविंग? हु इज लिविंग? लिविंग क्या होते हैं या लिविंग कौन है? तो जिनके अंदर ये डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज पाई जाती हैं, वो लिविंग होते हैं। लेकिन अब बात आती है कि जिनके अंदर एक्टिविटी पाई जा रही है, तो वो तो कोई भी हो सकता है। तो कितने लोगों के अंदर ये एक्टिविटी पाई जा रही है? कौन कौन ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर ये एक्टिविटीज पाई जाती हैं और वो सर्वाइव या लिविंग की श्रेणी में आते हैं? तो आप कहेंगे सर, इस पूरी पृथ्वी पर 3 प्रकार के ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो अलाइव हैं, जीवित हैं। तो ओनली 3 ऑर्गेनिज्म आर अलाइव ऑन अर्थ। इस पूरी पृथ्वी पर 3 ऑर्गेनिज्म ही जीवित हैं। पहले एनिमल्स। अरे सर एनिमल्स, आप झूठ बोल रहे हैं सर, हम लोग भी तो जीवित हैं, हम लोग एनिमल में थोड़ी ना आते हैं। हाँ भैया, हम लोग एनिमल में नहीं आते हैं, लेकिन हम लोग एनिमल से एडवांस हैं, तो रखे तो उसी कैटेगरी में जाओगे। एनिमल्स की कैटेगरी में एक क्लास रखी गई, फाइलम कॉर्डेटा है। एनिमल किंगडम में एक फाइलम कॉर्डेटा है, उस फाइलम कॉर्डेटा में क्लास रखा गया है, सुपर क्लास टेट्रापोडा। और उस सुपर क्लास टेट्रापोडा के अंदर एक क्लास इंक्लूड किया गया है, क्लास मेमेलिया। और उस क्लास मेमेलिया के अंदर हम लोग रखे गए हैं, ठीक है। तो आपका भी क्लासिफिकेशन हुआ है, ऐसा ना समझिएगा कि हम लोगों का क्लासिफिकेशन नहीं हुआ। ह्यूमंस का भी क्लासिफिकेशन हुआ, मनुष्यों का। देखिए हमारा जो जूलॉजिकल नेम है वो पता है क्या है? हमारा नाम सुमित राणा है, आपका नाम कुछ भी हो सकता है, आपका नाम आप जाने, हमारा नाम तो सुमित राणा हम जान रहे हैं। ये हम एक स्पेसिफिक नाम नहीं, बल्कि एक हम पहचानने, अपने आप को पहचान देने का नाम दिए हैं। लेकिन एक्चुअल में हम अपनी पहचान की बात करें, अगर अपनी, हम सबकी पहचान की बात करें, तो हम सबको अगर पूरे विश्व में जाना जाएगा तो मनुष्य के रूप में जाना जाएगा, ह्यूमन के रूप में जाना जाएगा। चाहे वो अफ्रीका के अंदर रहने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला हो, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे वो नेपाल का हो, मतलब कहीं का, अपने भारत देश में ही नेपाल है, कहीं का भी हो, ठीक है। तो हर एक
हर एक कंट्री के जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं वो सब एक जैसे ही होते हैं, उनके अंदर एक जैसी ही एक्टिविटी होती है, ठीक है। और इसका जूलॉजिकल नेम क्या क्या होता है? होमो सेपियंस सेपियंस, को ट्राइनोमर नोमेनक्लेचर दिया गया है, होमो सेपियंस सेपियंस, राइट। ये इसका जूलॉजिकल नेम है किसका? ह्यूमन बीइंग्स का, हम लोगों का। वो अलग बात है कि हमको लोकल लैंग्वेज में या लोकल एरिया में आपको किस नाम से पुकारा जाता है, आपको किस नाम से जाना जाता है। वो एक पर्टिकुलर एरिया, घर में एक नाम दिया जाता है जिससे आपको संबोधित किया जाए तो आप सुन के पहुंच जाओ। और लेकिन आपके नाम के जैसे न जाने कितने हजारों लाखों और भी लोग हैं जो घूम रहे हैं ठीक है, हमारे नाम के बहुत सारे घूम रहे हैं, लेकिन हम अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं अपने कामों के द्वारा। तो इस पूरी पृथ्वी पर केवल 3 ऑर्गेनिज्म जीवित हैं। पहले तो एनिमल्स, तो एनिमल, जितना भी एनिमल आपको दिखाई देता है, चाहे वो लोअर नॉन कोऑर्डिनेट हो, ठीक है, चाहे वो प्रिमिटिव लेवल का ऑर्गेनिज्म हो, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म हो, मतलब कुछ ऐसे भी जीव जंतु होते हैं बच्चों, पता है, जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, लाइक अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम। ये सारे के सारे जो जीवित जो जंतु हैं, ये एक्चुअल जंतु की कैटेगरी में रखे गए ना, ये फाइलम प्रोटोजोन्स के अंतर्गत आते हैं। प्रोटो मतलब एक कोशिकीय जीव है, तो एनिमल ही, राइट। तो चाहे नेकेड आई से बिना नेकेड आई के बिना देखे जाने वाले ऑर्गेनिज्म या ना देखे जाने वाले ऑर्गेनिज्म से लेकर के बृहद प्रकार के ऑर्गेनिज्म, चाहे हम लोग जिराफ की बात करें, है ना, लंबे लंबे बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म जो हैं आपके, जिराफ लंबा ऑर्गेनिज्म है। और सबसे छोटा कौन है? अमीबा पैरामीशियम, जिसको विदाउट माइक्रोस्कोप से आप नहीं देख सकते, नेकेड आई से तो मतलब आपके सामने अगर अमीबा होगा भी तो आप नहीं पहचान पाओगे अमीबा है कि नहीं, कहां पे पता नहीं चलेगा, वो इतना सूक्ष्म होता है, इतना माइन्यूट होता है, इतना छोटा सा होता है। तो माइन्यूट ऑर्गेनिज्म से लेकर के बहुत बड़े बड़े जितने भी जीव जंतु हैं, उन सभी को एनिमल्स की कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो पहले हो गए एनिमल, फिर मैंने अभी क्या कहा, जितने भी एनिमल आते हैं, कोई भी हो, गाय भैंस बकरी कुत्ता बिल्ली कुछ भी, सब इसमें आते हैं। फिर हम बात करते हैं प्लांट्स की। तो जितने भी प्लांट, जितना भी आपको ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिखाई देता है इस अर्थ पे, अब ऐसा भी नहीं किसी दीवार पे पेंटिंग पुती हो ग्रीन कलर की तो आपको सर ये तो प्लांट है, नहीं भैया, वो प्लांट नहीं है। जितना भी ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर, दैट मीन्स जितनी भी आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं जो प्लांट के जैसे दिखते हैं, तो उन सभी को हमने कहा इंक्लूड किया, प्लांट की कैटेगरी में इंक्लूड कर दिया। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। भाई एनिमल्स की कैटेगरी में तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रखा गया है, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, इन सबको तो रखा ही गया, लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ना तो प्लांट होते हैं ना तो एनिमल होते हैं, ये इनसे अलग होते हैं। जैसे बैक्टीरिया, जैसे हम किसकी बात करते हैं बच्चा? बैक्टीरिया, मैं लिख देता हूं बैक्टीरिया, इसको हिंदी में कहते हैं जीवाणु। आप लोगों ने सुना होगा कि जर्म्स हैं हाथों पे, है ना, छोटे छोटे वॉर्म्स हैं, कीटाणु हैं, वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे, तो ये बैक्टीरिया ही होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। हम लोग वायरस की बात करें, बैक्टीरिया, वायरस, है ना, विषाणु इसको हिंदी में कहते हैं, विषाणु, विष, इनसे भी आपको डेंजरस डिजीज हो सकती है अगर हमने सावधानी नहीं बरती तो, ठीक है। तो बच्चों मैंने क्या बताया कि इस पूरी पृथ्वी पर कितने लोग जीवित हैं? तो केवल 3 लोग। कौन कौन से? एनिमल, प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। समझ में आया यहां तक? आई होप आया होगा। चलो अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म कितने प्रकार के होते हैं, जीव कितने प्रकार के होते हैं? जीवों के प्रकार, है ना, जीव कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल द ऑर्गेनिज्म आर इन 2 टाइप। कोशिका की संख्या के आधार पर, कोशिका की संख्या के आधार पर जीवों को 2 ग्रुप में या 2 प्रकार में बांटा जाता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल द ऑर्गेनिज्म आर इन 2 टाइप्स। 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड नंबर 2 मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर, यूनि मतलब एक, है ना, मतलब एक कोशिकीय जीव, और नंबर 2 बहुकोशिकीय जीव, ठीक है। एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। मल्टी सेलुलर, बहुत सारी, एक कोशिकीय मतलब एक कोशिका के अंदर ही सारी उसकी जो है ना एक्टिविटी
पाई जाएंगी, सारी की सारी एक्टिविटी एक कोशिका के अंदर ही आपको देखने को मिलेगी। ग्रोथ भी होगा, रिप्रोडक्शन भी होगा, रेस्पिरेशन भी होगा, है ना, एक्सक्रीशन भी होगा, सर्कुलेशन भी होगा, लोकोमोट भी करेगा। तो एक ही सेल सारी एक्टिविटी करती है तो वो तो जीवित हो गया। और मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारी सेल आपस में मिलकर के डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर को फॉर्म करती हैं, जैसे टिश्यू को बनाती हैं, ऑर्गन को बनाती हैं, ऑर्गन सिस्टम को बनाती हैं, एक बड़े ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन, बॉडी का निर्माण कर देती हैं। तो इनको हम लोग बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इस पूरी पृथ्वी पर दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं, एक तो यूनिसेलुलर, दूसरा मल्टी सेलुलर। इसकी हम बात करेंगे आगे। अच्छा, अब हम कोशिका की डिस्कवरी के ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे कोशिका के ऊपर ये थोड़ी सी चर्चा हमने पहले जो है ना, जो अभी पढ़ी है, ये तो हमको समझ में आना ही चाहिए। इसके बारे में ये बेसिक नॉलेज आपको जो मैंने अभी प्रोवाइड किया, अभी जो नॉलेज मैं यहाँ पर आपको देने वाला हूँ, ये जो नोट्स आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, उसके बारे में जो पढ़ाने वाला हूँ, ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यूज बेस्ड अगर क्वेश्चन बनता है आपका, तो वहां से भी ये आपके बहुत अच्छे से निकलेंगे, क्वेश्चन बनते हैं। और थ्योरेटिकल फॉर्म में भी आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। अब अच्छा बच्चों, एक बात मैं आप लोगों को यहाँ पर और क्लियर कर दूं, अभी आपके शायद ना दिमाग में जाए, लेकिन अगर आप लोगों ने ये एक एम अपना बना रखा है, एक अपना एक लक्ष्य बना रखा होगा कि आपको नीट क्वालिफाई करके डॉक्टर बनना है, इसीलिए आपको 11th-12th में बायोलॉजी लेना है, तो मैं बच्चा आपको बता दूं कि क्लास 9th से ही अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप क्लास 9 से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करेंगे तो सच्ची बता रहा हूं, आगे बहुत दिक्कत होने वाली है आपको। अभी से अगर आप अपना पढ़ना लिखना स्टार्ट नहीं करते हैं, फोकस नहीं करते हैं, तीनों सब्जेक्ट जूलॉजी, बॉटनी, जो है ना, सॉरी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अंतर ऊपर अगर आप फोकस नहीं करते हैं, अभी से अच्छे से नहीं पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो 11th-12th में भी आप अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि फिर 11th-12th में हो सकता है अभी प्यार मोहब्बत में पढ़ गए हो, आने वाले समय में पढ़ जाओगे। अगर अभी नहीं तो 11th-12th में पढ़ जाओगे, और 11th-12th के बाद में जब ग्रेजुएशन करने, अब फिर नीट की प्रिपरेशन करने जाओगे तो दिमाग काम नहीं करेगा। तो बच्चों, पहली बात तो जितनी भी डिस्ट्रक्टिव चीजें हैं उनसे आप अपनी निगाहों को दूर रखें। दूसरी बात, अपने आप को बिजी रखें पढ़ाई में ही। तीसरी बात, अच्छा सोचें, गंदा सोचने की जरूरत ही नहीं है, अच्छा सोचिए। ये सिर्फ मैं बता ही सकता हूं, कह ही सकता हूं कि आपको आगे क्या दिक्कतें हो सकती हैं। जिन बच्चों ने फेस की हैं उन्होंने बताया, और उनकी लाइफ के एक्सपीरियंस, और मैंने खुद के भी लाइफ के एक्सपीरियंस से इसको सीखा है। ठीक है, तो मैं जो भी बताऊंगा एकदम एक्यूरेट होगा, और उसको अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, आगे बहुत लंबे जाओगे, फटाक से आपका सिलेक्शन हो जाएगा 1-2 साल की तैयारी में ही। नहीं तो जो नीट की प्रिपरेशन करने से निकल जाते हैं बच्चे इंटर के बाद में, उनको 4-4, 5-5, 6-6 साल हो जाता है, और फिर भी बेचारों का सिलेक्शन नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उनका बेसिक लेवल ही इतना कमजोर होता है शुरुआत में, जब उन्होंने पढ़ाई नहीं करी होती है, और फिर थोड़ी सी किस्मत की भी बात होती है, तो एक अलग बात है। लेकिन आप अपना तो 100% दीजिए, किस्मत को दोष क्यों दे रहे हो जब आपके खुद के बस में कुछ नहीं है ना। तो अपनी हिम्मत से सारे काम को लीजिए। अगर नीट आगे क्वालिफाइड करना है आपको, नीट एग्जाम में अगर आपको बैठना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्लास 9 से ही कमर कस लेनी है। क्लास 9 अच्छे से पढ़ें, 10th अच्छे से पढ़ें, 11th अच्छे से पढ़ें, 12th अच्छे से पढ़ें, मतलब 4 साल आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी शुरुआत में ही। और 4 साल प्रिपरेशन के बाद में जब आप 1 या 2 साल अपने ऊपर और खत्म करेंगे केवल नीट के लिए, तो आपका 1 साल में ही 100% सिलेक्शन हो जाना है। नहीं तो ईश्वर ने चाहा, गॉड ने चाहा, तो आपका दूसरी साल तो पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। बस क्या है कि फोकस ऑन योर स्टडी, अपना जो फोकस है वो स्टडी के ऊपर, अपने अध्ययन के ऊपर ही रखें। बाबू सोना, चांद, चांदनी, इनके ऊपर बाद में रखें। ये बात की बातें हैं। आप जब कुछ बहुत अच्छे डॉक्टर या कुछ बन जाएंगे तो डेफिनेटली ये सब आपके आगे पीछे ऐसे घूमेंगे, ऐसे ऐसे, फिर आपको इच्छा नहीं हो रही, मेरी कोई मन ही नहीं है यार गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने का, कोई मतलब नहीं बनता। तो सक्सेस होने के बाद में लोग आपकी पूजा करते हैं, यह हकीकत है, इस बात को याद रखिएगा। अगर आप सक्सेस हो जाते हैं और आपको सक्सेस मिलती है, फिर आपकी लोग पूजा करेंगे। और अगर आपको अपनी पूजा करवानी, भगवान नहीं बनना है आपको, आपको अगर सक्सेस होना है और लोगों से आपको अपनी अगर पूजा करवानी है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। नींद को त्याग दो, आराम को त्याग दो, और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। चलो आगे देखते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। आप लोग बहुत मेहनती हैं, मैं जानता हूं, और डेफिनेटली आप सभी का बहुत अच्छे से नीट निकलेगा। जितने भी बच्चे यहां पर पढ़ रहे हैं सबका नीट क्वालिफाई होगा, बस शर्ते आप लोग अच्छे से अपने प्रिपरेशन को रखें। देखिए पहला पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, द सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। याद रखिएगा, कोशिका की सबसे पहले खोज किसने करी? रॉबर्ट हुक ने की। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बनता है कि सबसे पहले कोशिका किसने खोजी? तो रॉबर्ट हुक ने खोजी। कब खोजी? तो 1665 फ्रॉम थिन पीस ऑफ कॉर्क।
एक कॉर्क यानी एक लकड़ी थी, एक बोतल, मतलब एक मदिरा की बोतल थी, उस मदिरा की बोतल के ऊपर एक डांट बनाई जाती है, पहले लकड़ी की डांट बनती थी, तो उसको लगा, वो जो लकड़ी की डांट बनती थी वो कॉर्क लकड़ी होती थी, ठीक है, कॉर्क जो है ना प्लांट से वो बनी होती थी, कॉर्क मतलब लकड़ी की है। उस कॉर्क के पीस में, उस कॉर्क के पीस में इन्होंने कुछ हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स को देखा था। जैसे कि अगर आप लोग कोयला को देखते हो, कोयला, वो कोयला मूवी नहीं शाहरुख खान वाली, कोयला वो जो जलाया जाता है, ठीक है, हम लोग ठेकी से लेकर के आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र वाले बच्चे जानते हैं, इवन आप लोग भी जानते होंगे, जो शहरी क्षेत्र के बच्चे वहां पर कोयला नहीं फूकते, वहां तो लाइट ही इतनी आती है, वहीं से हीटर वीटर लगा लिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप कोयले को देखें, ठीक है, तो कोयले को ध्यान से जब आप देखेंगे तो उसमें कुछ इस तरीके की सेल्स हेक्सागोनल शेप में प्रेजेंट रहती हैं। तो जैसे मधुमक्खी के छत्ते में आपको स्ट्रक्चर दिखाई देता ना, वैसा स्ट्रक्चर इस कॉर्क, इस पीस ऑफ कॉर्क में दिखाई पड़ रहा था। और इस पीस ऑफ कॉर्क को ही इन्होंने एक्चुअल में क्या कह दिया, सेल कह दिया। तो सेल नाम इन्होंने नहीं दिया, इन्होंने सिर्फ डिस्कवर कर दिया कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है जिसे मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। चला, तो द सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 फ्रॉम अ थिन पीस ऑफ कॉर्क। कॉर्क की लकड़ी से या कॉर्क के टुकड़े से इन्होंने 1665 में, रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की, पहली बात। दूसरी बात, ही ऑब्जर्व्ड, इन्होंने देखा क्या था इस कॉर्क सेल में, तो ही ऑब्जर्व्ड कॉर्क सेल वॉल, ही ऑब्जर्व्ड कॉर्क सेल वॉल, यानी कि जो कॉर्क का पीस है उसके ऊपर इन्होंने सेल वॉल को देखा था। और सेल वॉल कैसी होती है, नॉन लिविंग होती है। सेल वॉल कैसी होती है, नॉन लिविंग होती है। तो एक तरीके से ये भी हम कह सकते हैं, देखिए क्वेश्चन बन गया यहां पर फंसाने के लिए, कि जो कोशिका खोजी थी वो जीवित खोजी थी कि मृत खोजी थी। तो आप कहेंगे सर कोशिका सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने मृत को खोजा था, क्योंकि उन्होंने सेल वॉल को देखा था। तो ही ऑब्जर्व्ड कॉर्क सेल वॉल अंडर सेल्फ बिल्ड माइक्रोस्कोप, अपने द्वारा स्वनिर्मित, है ना, अपने द्वारा निर्मित माइक्रोस्कोप में इन्होंने देखा था। इन विच द सॉ स्ट्रक्चर सिमिलर टू हनीकॉम्ब, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये एकदम बिल्कुल सिमिलर था किसके, हनीकॉम्ब के जैसा। एंड ही गिवन अ नेम टू दिस स्ट्रक्चर सेलुला। और रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले इन चैम्बर को क्या नाम दिया, सेलुला, ठीक है। ये जो हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिले, इनको रॉबर्ट हुक जी को देखने को मिले थे, तो रॉबर्ट हुक ने इन स्ट्रक्चर्स को देखा और देखने के बाद में इनका नाम भी किया, इनका नाम भी दिया, और जो नाम इन्होंने दिया वो दिया सेलुला, ठीक है। क्या नाम दिया, सेलुला। आगे देखिए लिखा हुआ है, द सेल्स पिक्चर वॉज पब्लिश्ड इन दिस बुक। इन्होंने अपनी पुस्तक के अंदर इस कोशिका के पिक्चर को जो है ना पब्लिश भी किया था, और उस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया बाय रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने अपनी पुस्तक में इस कोशिका का जो पिक्चर था उसको पब्लिश किया था, अपनी बुक में इस कोशिका के पिक्चर को क्या कहता, पब्लिश किया था। और इनकी जो बुक थी उसका नाम क्या था, माइक्रोग्राफिया। तो क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने, या सबसे पहले जो सेल का पिक्चर था वो किस बुक में पब्लिश किया गया था, तो माइक्रोग्राफिया नामक बुक में पब्लिश किया गया था, जिसके लेखक या जिसके ऑथर कौन थे, रॉबर्ट हुक साहब थे, इनकी बुक थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, द डिटेल्ड स्टडी ऑफ सेल वॉज पॉसिबल ओनली व्हेन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वॉज डिस्कवर्ड लेटर। यानी कि कोशिका की फर्दर जो डिटेल्ड स्टडी है उसका जो हम लोगों ने विस्तृत अध्ययन जो है वो तब कर पाया जब आगे चल करके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डेवलप हो पाया, ठीक है। तो द डिटेल्ड स्टडी ऑफ सेल, यानी कि कोशिका की डिटेल्ड स्टडी को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज के बाद किया जा पाया, यह किया गया, राइट। डिटेल्ड स्टडी ऑफ सेल पॉसिबल ओनली व्हेन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। और ये तभी पॉसिबल है जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा इसका अध्ययन करते हैं, और जब ये डिस्कवर्ड हो पाया। नेक्स्ट वन देखिए लिखा हुआ है, लिविंग सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वन लीवनहॉक। अब देखिए ये जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने जो सेल खोजी वो कौन सी थी, डेड थी, मृत थी, क्योंकि इन्होंने पीस ऑफ कॉर्क को देखा था, राइट, और सेल वॉल को ऑब्जर्व किया। सेल वॉल नॉन लिविंग होती है, तो नॉन लिविंग सेल को खोजा था रॉबर्ट हुक ने। लेकिन आगे चल करके
एंटोनी वॉन लीवेनहॉक एक साइंटिस्ट पैदा हुए, इन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। कब? 1674 में। ये सन इंपॉर्टेंट है। 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल को खोज लिया था और 1674 में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक साहब ने लिविंग सेल को डिस्कवर कर लिया था। और इन्होंने जो नाम दिया था इसका, वो नाम क्या था? एनिमल क्यूल। दैट मीन्स ही नेम्ड द लिविंग सेल एज एनिमल क्यूल। और इन्होंने इस सेल का जो नाम दिया था वो एनिमल क्यूल नाम दिया था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहां पर जो आपको समझने हैं, ठीक है, जो सिलेबस से रिलेटेड नहीं है आपके, बट मुझे ऐसा लगता है कि इंपॉर्टेंट है तो आपको पता होना चाहिए। क्या? कि फादर ऑफ साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान के जो पिता हैं वो कौन है? रॉबर्ट हुक। क्योंकि रॉबर्ट हुक ने ही सबसे पहले सेल को डिस्कवर्ड किया था और वो नॉन लिविंग सेल खोजी थी। ठीक है बच्चा? देखिए बोरिंग कतई नहीं लगना, बोर कतई मत होना। ये जितनी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं ये सारा का सारा आपका नीट एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए कायदे से पढ़ो और ध्यान लगा करके। ये नहीं कि अरे यार मजा नहीं आ रहा, मैच खेलने जाना, ऐसा कुछ नहीं। पढ़ लो, अभी वक्त है बच्चे। क्योंकि बीएससी में जब आप आओगे या ग्रेजुएशन करने जाओगे और 4 साल बर्बाद करोगे, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, और फिर उसके बाद में लौट के घर पे वापस आओगे और फिर कहोगे अब क्या करें यार, इतना तो पढ़ लिए, चलो ग्रेजुएशन कर लेते हैं। फिर कहीं ग्रेजुएशन करोगे जा करके। तो अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो। 12th में आप आओगे फिर मैं बताऊंगा, आप प्रिपरेशन तो करने जाइए, लेकिन साथ के साथ आप अपनी ग्रेजुएशन को भी साइड से करिए। ठीक है? तो फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है? रॉबर्ट हुक। फिर उसके बाद हम करते हैं फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, यानी कि आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता, तो कॉर्ल पी सॉनसन। तो फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी है कॉर्ल पी सॉनसन, फादर ऑफ साइटोलॉजी है रॉबर्ट हुक। ठीक है? और फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, भैया हमारी इंडिया तो पीछे थोड़ी ना, सबसे ज्यादा इंडियन साइटोलॉजिस्ट ने कोशिका के ऊपर अध्ययन किया, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम है अरुण कुमार शर्मा जी। ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो इंडिया में या इंडिया के जो पिता हैं साइटोलॉजी के, वो कौन है? अरुण कुमार शर्मा। इन्होंने बहुत ज्यादा अध्ययन किया है कोशिका के ऊपर। ठीक है? ये इंडियन फर्स्ट ऐसे साइंटिस्ट हैं। नेक्स्ट है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी कहने का मतलब माइक्रोबायोलॉजी कहने का मतलब क्या होता है? सूक्ष्म विज्ञान। ठीक है? यानी कि इसके अंतर्गत उन ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया जाएगा जो माइक्रो फॉर्म में होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। और माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है? तो माइक्रोबायोलॉजी के फादर है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, क्योंकि इन्होंने ही एनिमल सेल को खोजा था सबसे पहले और नाम दिया था एनिमल क्यूल, और वो प्रोटोजोनी था। ठीक है? एक्चुअल में। नेक्स्ट है हमारा नेशनल सेंटर ऑफ सेल साइंस। तो जो नेशनल सेंटर है कोशिका विज्ञान का, ठीक है, कोशिका विज्ञान का जो नेशनल सेंटर है, पूरा नेशनल कहने का मतलब क्या है? नेशनल कहने का मतलब होता है जो इंडिया के अंदर उसको कंट्रोल करे। तो पूरी सेल की जो जानकारी आएगी, उसकी जो इंफॉर्मेशन है, सेल के बारे में जो डिटेल्ड स्टडी है, या सेल का जो पूरा का पूरा ब्यौरा या उसका जो ठेका लेकर रखा है, वो नेशनल सेंटर ऑफ सेल साइंस ने लेकर के रखा है। और ये कहाँ स्थित है? ये पुणे में स्थित है। नेशनल सेंटर ऑफ सेल साइंस कहाँ स्थित है? पुणे में। फिर उसके बाद में हम लोग इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस की बात करें, तो लाइफ साइंस का जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है? तो भुवनेश्वर में लाइफ साइंस का इंस्टीट्यूट इंक्लूड किया गया है। वहीं पर हम बात करते हैं एडवांस सेंटर फॉर सेल एंड क्रोमोसोम रिसर्च। ठीक है? एडवांस सेंटर फॉर सेल एंड क्रोमोसोम रिसर्च कहां पर है बच्चा? तो कोलकाता के अंदर इस सेंटर को बनाया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी का जो नेशनल इंस्टीट्यूट है जो इंडिया के अंदर ही पूरा ध्यान में रखेगा, वो कहां पर है? न्यू दिल्ली में है। फिर उसके बाद में हम लोग बात करते हैं सेंटर ऑफ सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी। तो सेलुलर और मॉलिकुलर बायोलॉजी का जो सेंटर बनाया गया है वो कहां पर है? हैदराबाद में। इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, ICGEB, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, ICGEB कहां है? तो इसका सेंटर है न्यू दिल्ली में। ठीक है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके हैं जो आपको पता होने चाहिए। इनको आप कतई एकदम ऐसे ऐसे घोल लो और पी लो। और भी बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको मालूम होने चाहिए, लेकिन ये मुझे बहुत खास और अच्छे लगे,
जिनको मैंने यहाँ पर आप लोगों के बीच में इस इंफॉर्मेशन को दिया है। आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे कोशिका के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे मैं पॉइंट आप लोगों को बताने वाला हूं जो नीट लेवल में भी पूछे जाएंगे और आपकी नॉलेज को भी एकदम खोल के रख देंगे। तो क्लास 9th और 10th के बच्चे ये अपने आप को समझ लो कि अब बायोलॉजी में आप कतई पिछड़े नहीं रहोगे। आपका साइंस में अगर इंटरेस्ट जगेगा तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारी क्लासेस को करने के बाद में आपको बायोलॉजी से इतना प्रेम हो जाएगा कि हो सकता है कि आप डॉक्टर बनने की अपेक्षा करने लगे, हो सकता है कि आप टीचिंग करने की अपेक्षा करने लगे, हो सकता है कि आप रिसर्च सेंटर में जाने की अपेक्षा करने लगे और हम ही आप लोगों में से साइंटिस्ट बनते हैं। कोई ऊपर आसमान से नहीं टपकता, बस हमको सही समय पे सही इंफॉर्मेशन को देना मांगता है। ऐसा नहीं कि हमको जब एज निकल जाता है तब इंफॉर्मेशन मिलता है। हम आपको सही समय पे, अभी आपकी एज है, इसी वजह से यही मकसद है हमारा कि क्लास 9 से लेकर के 12 तक की बायोलॉजी का पढ़ाने का। जब बीएससी में बच्चा आता था ना, मेरा बीएससी चैनल भी आप लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया, उसको प्यार दिया, आप लोग भी जाकर के उसको सब्सक्राइब कर लो चैनल को यार। तो सुमित राणा बीएससी क्लासेस के ही नाम से है। तो वहां पर बच्चे लोग मुझसे कुछ पर्सनली क्लासेस किए हैं, तो उनसे पता चला कि बहुत सारा इंफॉर्मेशन उनको नहीं है उससे रिलेटेड। ठीक है, उनको आता ही नहीं है। 11th में वो सारी चीजें हैं, बीएससी में वो पढ़ना है, लेकिन उनको बेसिक ही चीज नहीं आती है। तो यही एक मकसद है कि 9 से लेकर के 12 तक बायोलॉजी को पहले आप लोगों को यहां पर इंटरेस्ट लगाना है, जगाना है आपके अंदर, वो खेल ही खत्म कर देना है। अगर आप अच्छे से पढ़े जाकर के किसी भी टीचर के पास में, लेकिन बायोलॉजी की जब बात आए तब आप बायोलॉजी में क्लास 9th और 10th और 12th तक सिर्फ सुमित राणा सर को ही पढ़ पाएंगे, क्योंकि यहां पर मैं पूरी बायोलॉजी को छापने वाला हूं, ऐसा समझ लो, पूरे यूट्यूब जगत में 9 से लेकर के 12 तक की। चलो अब आगे हम लोग थोड़ा सा कंपोनेंट ऑफ सेल की बात कर लेते हैं। कंपोनेंट ऑफ सेल, कोशिका के घटक। ठीक है, कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं कोशिका के, फिर फर्दर आगे हम लोग सेल का साइज, शेप, टाइप पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कंपोनेंट ऑफ सेल, देखो एक कोशिका जो है, इसकी अपन लोग अगर बात करें, ठीक है, तो इसमें इसके चारों तरफ क्या आपको देखने को मिलती है? कोशिका झिल्ली देखने को मिलती है, जिसको हम लोग सेल बाउंड्रीज कहते हैं। ठीक है, सेल बाउंड्रीज के ठीक नीचे कुछ लिक्विड सब्सटेंस भरा रहता है, जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। और उस लिक्विड सब्सटेंस में आप सेंटर पार्ट में देखेंगे या किसी पेरिफेरी सेल मेम्ब्रेन की तरफ देखेंगे तो सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, और इसको हिंदी में कहते हैं केंद्रक। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। और जो सेल बाउंड्री है वो कोशिका कला के रूप में जानी जाएगी, या कोशिका बाउंड्रीज हम कह दें तो कोशिका झिल्ली, ठीक है, या कोशिका भित्ति के रूप में हम इसको कह सकते हैं। अब देखो सेल बाउंड्री की बात करें तो सेल बाउंड्री दो तरीके की है। तो एक तो सेल वॉल आपको देखने को मिलेगी, एक सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन ये दोनों प्लांट्स में आपको देखने को मिलती है। प्लांट्स में ये दोनों कहां आपको देखने को मिलेगी? प्लांट में, सेल वॉल भी और सेल मेम्ब्रेन भी। लेकिन सेल मेम्ब्रेन केवल और केवल एनिमल्स में देखने को मिलती है। तो ये बात याद रखिएगा, मैंने बताया प्लांट्स में सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, लेकिन एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होता है, केवल और केवल सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो ये बात आप लोग याद रखिए, राइट। और ये डिफरेंस बिटवीन प्लांट और एनिमल सेल भी है, ठीक है। कोशिका, जंतु कोशिका और पादप कोशिका का एक ये डिफरेंस भी है, एक ये अंतर भी है कि पादप कोशिका में आपको सेल वॉल देखने को मिलती है, पादप कोशिका में सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं पाई जाती। वहां केवल और केवल क्या प्रेजेंट होता है? सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म जो होता है ना बच्चा, इसको हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। हम स्पेशली इसीलिए कंपोनेंट को लेकर के आए कि आपके यहां पर मैं थोड़ा डाउट क्लियर करना चाहता हूं। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, यहां से आता है बन करके, और हम उसका जवाब नहीं दे पाते हैं, ठीक है। तो वो जवाब आप लोगों को मैं यहां पर देने वाला हूं कि जो साइटोप्लाज्म होता है ना, कोशिका द्रव्य, इसमें एक्चुअली दो भाग होता है। कितना होता है? दो भाग। और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ये दोनों आपस में मिलकर के बनाता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जिसको हम हिंदी में कहते हैं जीव द्रव्य। याद रखना, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस टुगेदर आर कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। बट अगर हम साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को निकाल दें तो वो क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को निकालें
तो वो प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। अब साइटोप्लाज्म में दो भाग है, एक तो यहां पर हैलोप्लाज्म है और दूसरा है ट्रोफोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में दो भाग, एक हैलोप्लाज्म और दूसरा ट्रोफोप्लाज्म। देखिए हैलोप्लाज्म क्या है, ये एक लिक्विड सब्सटेंस है एक्चुअल में। हैलोप्लाज्म क्या है, लिक्विड सब्सटेंस है, ये कुछ नहीं है, इट इज नथिंग, ये केवल और केवल लिक्विड सब्सटेंस के रूप में आपको देखने को मिलता है। बट अगर ट्रोफोप्लाज्म की बात करें तो इस ट्रोफोप्लाज्म में दो भाग है। इस ट्रोफोप्लाज्म में दो पार्ट पाया जाता है, एक तो सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स, और दूसरा यहां पर आपको सेल ऑर्गेनेल्स कोशिकांगों के साथ साथ, यहां पर कोशिकांगों के साथ साथ आपको एक और स्ट्रक्चर मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन लिविंग इंक्लूजन्स और ड्यूटोप्लाज्म। नॉन लिविंग इंक्लूजन्स आपको देखने को मिलेगा, और ये जो नॉन लिविंग इंक्लूजन्स होता है ना बच्चा, इसको हम लोग ड्यूटोप्लाज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं, ड्यूटोप्लाज्म। तो सेल ऑर्गेनेल एंड ड्यूटोप्लाज्म टुगेदर आर कॉल्ड ट्रोफोप्लास्ट। ट्रोफोप्लास्ट क्या कहलाता है, ये ट्रोफोप्लास्ट कहलाता है। ट्रोफोप्लास्ट कब कहलाएगा, जब हैलोप्लाज्म को निकाल दिया जाए, यानी कि लिक्विड सब्सटेंस निकाल दिया जाता है साइटोप्लाज्म से। अब देखिए जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जो सेल ऑर्गेनेल है, इसकी बात करें तो ये दो प्रकार के हो सकते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, इसे बाद में लेंगे। सेल ऑर्गेनेल की बात करें तो ये दो प्रकार से हो सकते हैं। एक तो ऐसे सेल ऑर्गेनेल जिनके चारों तरफ क्या प्रेजेंट रहती हो, मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती हो, झिल्ली पाई जाती हो। ऐसे सेल ऑर्गेनेल जिनके चारों तरफ झिल्ली पाई जाती हो उसे हम लोग मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। मतलब कोशिका झिल्ली सहित कोशिकांग, ठीक है। और एक ऐसे भी सेल ऑर्गेनेल होते हैं जिनके चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। तो एक तो सेल मेम्ब्रेन का पाया जाना और एक तरफ सेल मेम्ब्रेन का नहीं पाया जाना। पाई जाएगी सेल मेम्ब्रेन तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल कहलाएगा, नहीं पाई जाएगी तो मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल कहलाएगा। समझ रहे हैं बच्चों यहां तक। अब ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया किन्हीं ऐसे 4 या 5 कोशिकांगों के नाम बताइए जो मेम्ब्रेन बाउंड है, जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। अच्छा, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल में भी अगर मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल बताऊं तो यहां पर आप समझेंगे कि कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेल होते हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, है ना। वो बात की बात है, उतना अंदर नहीं जाना, हम यहीं पे आते हैं। तो जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है वो कौन कौन से हैं, तो पहला है यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हिंदी में बच्चों पता क्या कहते हैं, अंतः प्रदव्ययी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये स्पेशली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के चारों ओर झिल्ली प्रेजेंट होती है, पाई जाती है। दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तीसरा है गोल्गी बॉडी, इसको हम लोग गोल्गी अपरेटस भी कहते हैं, गोल्जी काय। चौथा है लाइसोसोम, लाइसोसोम। पांचवा है प्लास्टिड, इसको हम लोग लवक कहते हैं, लवक। और छठा यहां पर सेल ऑर्गेनेल आपको देखने को मिलेगा सीलिया व फ्लैजिला के रूप में, सीलिया व फ्लैजिला, सीलिया व फ्लैजिला। तो ये आपका जो है, ये सारे के सारे जो सेल ऑर्गेनेल हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल हैं, और इनको हमें पढ़ना भी है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको डिस्कस करना है। डिटेल स्टडी हम लोग 11th क्लास में करेंगे आकर के, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इसके बारे में सिर्फ चर्चा करेंगे, और इतना ही अगर आप लोग पढ़ लें तो बहुत बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर आपके बनते हैं। यहाँ से 9th बहुत अच्छे से ये समझ लो 99% आप लेकर के आ सकते हो सकता है कि एग्जाम के बाद में तीसरे दिन आप जब, या दूसरे दिन जब आप रिजल्ट निकले एग्जाम देने के बाद में, जब रिजल्ट आउट हो तो आप सुबह उठें और पता चले कि दूसरे दिन आपका अखबार में नाम आ जाए। वाह, कितना अच्छा होगा कि आपने जिला टॉप कर लिया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप फर्स्ट अव्वल नंबर पे आए, इतने अच्छे नंबर आपके आ गए। कहाँ, 9th क्लास में। और कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है, और ये सब पॉसिबल है आपकी स्टडी के ऊपर। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल। और मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं उनमें कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल होते हैं, एक तो सेंट्रोसोम होता है, दूसरा राइबोसोम होता है, और तीसरा सेंट्रियोल होता है। तो जो 3 सेल ऑर्गेनेल होते हैं बच्चों आपके,
ये मेम्ब्रेन लेस होते हैं, दैट मीन्स इनके चारों तरफ किसी भी प्रकार की मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, झिल्ली नहीं पाई जाती है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं नॉन लिविंग इंक्लूजन्स या ड्यूटोप्लाज्म की। देखो नॉन लिविंग इंक्लूजन्स या ड्यूटोप्लाज्म की बात करें तो मेनली 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। एक तो यहां पर रिजर्व प्रोडक्ट के रूप में आपको देखने को मिलेगा, दूसरा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और तीसरा सेक्रेटरी प्रोडक्ट। रिजर्व प्रोडक्ट कहने मतलब जो स्टोर्ड फॉर्म में हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक होता है और उसको बॉडी के बाहर निकालना आवश्यक होता है, और सेक्रेटरी प्रोडक्ट जो बॉडी के अंदर सेक्रेट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, निकाले जाते हैं। ठीक है, जैसे रिजर्व फूड की अगर अपन लोग बात करें, रिजर्व प्रोडक्ट की बात करें तो पहला है आपका कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, दूसरा है नाइट्रोजनस प्रोडक्ट और तीसरा है फैट एंड ऑयल्स। तो फैट, ऑयल, बसा और तेल नाइट्रोजनस प्रोडक्ट, ठीक है, नाइट्रोजनस जो उत्पादक हैं वो, और कार्बोहाइड्रेट ये मुख्य रूप से आपके रिजर्व प्रोडक्ट होते हैं जिनको हमारे सेल के अंदर रिजर्व फॉर्म में रखा जाता है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं भैया? ये हमारे सेल के लिए हानिकारक होते हैं पहली बात, तो इनको बॉडी के बाहर निकाला जाता है, और बहुत सारे होते हैं जैसे एल्केलॉइड्स, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। एसेंशियल ऑयल, ये भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। गम, ये एसेंशियल ऑयल जो होते हैं ये हमारे लिए तो बढ़िया है लेकिन बॉडी के लिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। गम, वो जो चिपकाने वाला गम, वो वाला नहीं जो मेरी किस्मत में तू नहीं शायद मैं तेरा इंतजार करता हूं, वो वाला गम नहीं, गम चिपकाने वाला। ग्लाइकोसाइड्स, लेटेक्स, लेटेक्स क्या होता है? लेटेक्स एक ऐसा चिपचिपा पदार्थ हो तो व्हाइट कलर का जिसको हम लोग प्लांट की बॉडी से अराइज करते हैं। ऑर्गेनिक एसिड, रेजिन, टैनिन और मिनरल क्रिस्टल्स, मिनरल क्रिस्टल्स, ये सारे के सारे कैसे होते हैं? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं जो कि बॉडी के बाहर निकाल दिए जाते हैं, राइट। वहीं पर हम लोग बात करते हैं सेक्रेटरी प्रोडक्ट, तो यहां पर कलरिंग मैटर, प्लांट्स के द्वारा आप देखते हैं जो कलर वहां पर प्रोड्यूस होते हैं, कलरिंग मैटर जो होता है, कलरिंग का मतलब जो कलर को प्रोड्यूस करता है वो इसका सेक्रेटरी प्रोडक्ट होता है। और नेक्टर, नेक्टर समझते हो क्या होता है? जानते हो नेक्टर क्या होता है? ये नेक्टर ही एक ऐसा स्पेसिफिक फॉर्म होता है जो पॉलिनेशन में सहायता करता है। पॉलिनेशन क्या होता है? जंतु पौधों के अंदर जो एक पॉलन ग्रेन होता है, एक पौधे के पुष्प से पॉलन ग्रेन का दूसरे पौधे के पुष्प के जो ना स्टिग्मा पर पहुंचना, ठीक है, वो नेक्टर की वजह से हो पाता है। क्यों? क्योंकि नेक्टर अगर किसी फ्लावर में बनना है तो उस नेक्टर को खाने के लिए कौन आएगी? मधुमक्खी, बाल खींच के सुबह सुबह समझ रहे हो? ये मधुमक्खी आएगी और मधुमक्खी एक फ्लावर पे बैठेगी, वहां से नेक्टर को खाएगी और फिर जाकर के दूसरे फ्लावर पे बैठ करके वहां से नेक्टर को खाएगी। तो उस फ्लावर पे जहां पर वो बैठी थी नेक्टर खाने के लिए, वहां पर पॉलन ग्रेन थे, वो पॉलन ग्रेन इसके पैरों में चिपकेंगे और इसके पैरों की सहायता से किसी दूसरे फ्लावर के नेक्टर पे या फ्लावर के ऊपर पहुंच जाएंगे मधुमक्खी की वजह से। तो नेक्टर जो होता है ये फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं और उस नेक्टर के द्वारा ही हनी का निर्माण होता है। नेक्टर और सलाइवा के मिश्रण से हनी बनता है। किसके यहाँ? हनी कॉम में। कहाँ बनता है? हनी कॉम में। बाबा रामदेव के यहाँ नहीं भैया, हनी बनाता है। हनी कॉम, हनी बी बनाती है, मधुमक्खी बनाती है अपने छत्ते में। फिर लास्ट हमारा है न्यूक्लियस, केंद्रक, इसको हिंदी में कहते हैं। केंद्रक की बात करें तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है और इसके अंदर न्यूक्लियोलस पाया जाता है, इसको हम लोग हिंदी में केंद्रिका कहते हैं, ठीक है, केंद्रिका। और क्रोमेटिन फाइबर, दैट मीन्स क्रोमोसोम, क्रोमोसोम पाए जाते हैं, दैट मीन्स क्रोमोसोम को हिंदी में कहते हैं गुणसूत्र, गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इस तरीके से बेटा ये क्लास हमारा कंप्लीट हुआ। क्लास 9th का जो पहला क्लास हमारा यहाँ, जो पहला चैप्टर हमारा है सेल, उस पहले चैप्टर में हम लोगों ने पहले टॉपिक को कंप्लीट कर लिया, इंट्रोडक्शन एंड डिस्कवरी ऑफ सेल। और इसी तरीके से अगर आप ये डेली क्लासेस करेंगे ना, सारी की सारी क्लासेस को अगर आप अच्छे से कर देंगे ना, तो 9th की बायोलॉजी आपके दिमाग से कहीं बाहर नहीं जाने वाली। बहुत अच्छे से आपका पेपर होगा, बहुत मस्त पेपर होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। चलिए, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों तक, ठीक है, उनको लेकर के, क्योंकि मैं अभी इनिशियल स्टेज में हूँ तो मुझे ये सब बोलना पड़ रहा है। आप लोगों का जब प्यार और सपोर्ट मिल जाएगा फिर मुझे बोलना नहीं, सिर्फ पढ़ाना ही पड़ेगा। और वैसे भी मैं बहुत कम बात करता हूँ इन सब चीज़ों के लिए, पढ़ाता ज़्यादा हूँ। तो आप लोग, ये कॉमन सेंस है कि आप लोगों को तो इतना फर्ज बनता है कि आप लोग हमको सपोर्ट करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।